हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी भटनेर आईएएस। भटनेर आईएएस के यूट्यूब चैनल के एनसीईआरटी सीरीज़ के अंदर 8th क्लास का 11th चैप्टर हम आज शुरू कर रहे हैं, फोर्स एंड प्रेशर। देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम अपने बेसिक एग्जांपल्स को लेते हुए जो हमारे डेली प्रैक्टिसेस के अंदर हम यूज़ करते हैं उनको समझते हुए फोर्स और प्रेशर यानी कि बल और जो दबाव है उसको हम समझेंगे। देखिए, कभी आपने देखा होगा जैसे किचन में हमारे साथ कोई कंटेनर नहीं खुलता है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा उसको ज़ोर लगा के खोलते हैं, है ना। या कई बार अब रेनी सीज़न चल रहा है तो हमने देखा है लकड़ी के गेट हैं जो फूल जाती है लकड़ी और उसकी वजह से स्टक हो जाती हैं, तो आप उसको ज़ोर लगा के खोलते हैं। तो यही जो ज़ोर है जो हम शब्द यूज़ कर रहे हैं वही क्या है, हमारा फोर्स यानी कि बल। जब हम फोर्स लगा रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर और उस ऑब्जेक्ट का जो है उसमें कोई ना कोई चेंजेस आ रहे हैं, चाहे तो वो उसकी शेप में है, चाहे तो उसके साइज़ में है, कोई चीज़ बंद है तो वो खुल रही है, यानी कि कोई ना कोई चेंज आ रहा है, तो उस चीज़ को हम क्या कह रहे हैं, उस क्वालिटी को हम क्या कह रहे हैं, फोर्स यानी कि बल। यानी कि फोर्स इज अ पुल और पुश और बोथ। पुश और पुल यानी कि जब हम किसी को खींच रहे हैं या हम किसी चीज़ को धकेल रहे हैं, हम अपना जो फोर्स लगा रहे हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, फोर्स। अब सिर्फ यही फोर्स नहीं है, सपोज मैं ये चीज़ें कुछ भी लिख रही हूँ बोर्ड के ऊपर, है ना, तो ये भी क्या हो रहा है, मैं अपने हाथ से पेन के ऊपर फोर्स लगा रही हूँ जिसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है ना। मैं बोल रही हूँ यानी कि मेरे गले में जो वॉइस बॉक्स है उसके ऊपर एयर प्रेशर डाल रही है जिसकी वजह से वो आवाज़ निकल रही है, तो ये भी एक फोर्स है। ठीक है, तो अलग अलग जब हम बातें करते हैं हमारे रूटीन के अंदर तो हर जगह हम फोर्स को महसूस करते हैं। जैसे हम अपनी अर्थ के ऊपर खड़े हुए हैं तो वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण। हम चल पाते हैं, हम सड़क पर या कहीं पर हम चल पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, घर्षण, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, है ना। तो अलग अलग जगह पर जब हम देखते हैं तो बहुत तरह के फोर्सेस जो हैं वो हमें नजर आते हैं। सो अ पुश और पुल एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर इज अ फोर्स, यानी कि एक दो ऑब्जेक्ट आपस में जब कांटेक्ट में आते हैं, उनका इंटरेक्शन होता है, उनमें पुश या पुल होता है, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि फोर्स अप्लाई हो रहा है, बल लग रहा है ना। अब यहाँ हम ये बात करेंगे दैट फोर्स अराइजेज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन होगा तभी फोर्स अराइज होगा। सपोज मैं यहाँ पर इस पेन से कुछ भी लिख रही हूँ, मैंने लिखा ये फोर्स, तो ये कैसे लिखा गया, जब ये बोर्ड, स्क्रीन और पेन आपस में कांटेक्ट में आए, मेरा हाथ और ये जो पेन है ये कांटेक्ट में आए। अगर मैं अपने वॉइस बॉक्स की बात कर रही हूँ तो मेरे वॉइस बॉक्स और एयर दो चीज़ें हैं कांटेक्ट में आ रही हैं। हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारी जो लेग्स हैं और जो हमारा सड़क है, दो चीज़ें आपस में कांटेक्ट में आ रही हैं। दैट मीन्स व्हेन एवर टू ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट विद ईच अदर देन ओनली द फोर्सेस अराइजेस। जब कभी भी दो चीज़ें आपस में आएंगी तभी क्या होगा, वो आप फोर्स जनरेट करेंगी और उसी फोर्स के कारण उन चीज़ों में क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। अब फोर्स क्या होता है, मास पर डिपेंड करेगा। अगर हम जनरल फॉर्मूला की बात करें तो F इक्वल्स टू एम ए, यार M इक्वल्स टू मास। M क्या होता है यहाँ पर, मास यानी कि द्रव्यमान, और A क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जिसे हम कहते हैं त्वरण। ठीक है, त्वरण। तो F इक्वल्स टू एम ए आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, F इक्वल्स टू एम ए, एम स्टैंड्स फॉर मास एंड A स्टैंड्स फॉर द एक्सेलरेशन। क्लियर। अब अगर यूनिट की हम बात करें, यूनिट अगर हम पढ़ें फोर्स की, यानी कि हर चीज़ को हम क्या करते हैं, यूनिट में मेजर करते हैं। अब हमें कई बार कहते हैं ना बहुत जोर लगाना पड़ा, तो मुझे थोड़े से ही जोर लगाने से क्या हो गया, दरवाज़ा खुल गया। तो ये थोड़ा और ज़्यादा हम ऐसे तो मेज़र नहीं कर सकते ना, हम कोई ना कोई क्वांटिटी कहेंगे। जैसे हम कहते हैं बहुत दूर जाना पड़ा, थोड़ी पास आना पड़ा, यानी कि कोई किलोमीटर में हम वेट करते हैं। वेट की जब हम बात करते हैं, हल्का था, भारी था, तो उसको भी हम वेट कहते हैं, इतना केजी था, ग्राम था, है ना। तो इसी तरीके से जो फोर्स है इसको भी हम किसी यूनिट में मेज़र करते हैं, और जो इसकी यूनिट है वो क्या होते हैं, जो CGS सिस्टम है, ये हम अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। CGS, जो CGS सिस्टम है उसमें हम इसे क्या कहते हैं, ग्राम सेकेंड स्क्वायर, ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। इसी तरीके से एसआई सिस्टम में अगर हम पढ़ें, एसआई सिस्टम में हम इसको कहते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। या इसे आप kg/m² भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जनरली जब हम कहें हम इस में लिख देते हैं, या अगर हमें न्यूमेरिकली सॉर्ट आउट करना हो तो हम इन यूनिट्स को यूज़ करते हैं। अदरवाइज जो हम यूनिट यूज़ करेंगे वो हमारी कहलाती है न्यूटन। क्लियर। क्या कहते हैं हम इसे? न्यूटन। तो फोर्स को जब हमें मेज़र करना हो तो हम इसे न्यूटन में मेज़र करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, फोर्स को मेज़र करने के लिए हम किस यूनिट का यूज़ करते हैं? हम न्यूटन का यूज़ करते हैं। चलिए अब डायरेक्शन की जब हम बात करें कि फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी, देखिए जो ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, अगर मैं इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट यानी कि अपनी पोजीशन कहाँ जाएगी? इसकी आगे की तरफ जाएगी। तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी? पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाएगी। अगर यहीं इस ऑब्जेक्ट को दो तरफ से फोर्स लगाया जा रहा है, दोनों तरफ से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी? अपोजिट डायरेक्शन हो जाएंगी। एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है। अब अगर ये दोनों फोर्स, सपोज ए और बी, ये दोनों फोर्स इक्वल अमाउंट में है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ज़ीरो, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आप टग ऑफ वॉर, रस्सा कसी, आप देखते हैं ना, ये रस्सी होती है, कुछ लोग इधर खड़े होते हैं और कुछ लोग इधर खड़े होते हैं, और यहाँ से इस रस्सी को टक करना होता है। तो जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा वो अपनी तरफ रस्सी को ले जाएगा। यानी कि अगर इक्वली लगा दोनों तरफ से फोर्स तो वो कहीं भी मूवमेंट नहीं होगी, वो बीच में ही रह जाएगी। तो उसे हम क्या कहेंगे? ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। यानी कि ये दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ज़ीरो फोर्स हो जाएगा। क्लियर। और वहीं जिस तरफ ज़्यादा फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? फोर्स की मूवमेंट हो जाएगी। तो इसे हम क्या कह देंगे? जिस तरफ ज़्यादा फोर्स लग रहा है उसी तरफ ये चला जाएगा। क्लियर। सो दिस फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर। और इसे हम किस में मेजर करते हैं? स्ट्रेंथ में हम कहेंगे इसकी। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज एक्सप्रेस बाय इट्स मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को हम किस में मेजर कर रहे हैं? न्यूटन के अंदर। सो इफ टू फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, द नेट फोर्स ऑन इट ऑल्सो एक्ट्स इन द same direction. If two forces act on the object in the opposite direction, the net force acting on it act also along the direction of the larger force. यानी कि जिस तरफ फोर्स ज्यादा होगा उसी तरफ वो काम करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी डायरेक्शन। अब हम इफेक्ट की अगर बात करें कि फोर्स के जो इफेक्ट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, तो भाई जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाता है तो उसकी शेप में चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं चेंज इन शेप। ठीक है, चेंज इन शेप कैसे? जैसे अगर हम एक रबर बैंड ले, एक इलास्टिक ले, हम उसको खींचेंगे, स्ट्रेच कर रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा? उसकी शेप चेंज हो जाएगी। हम एक स्टोन को लें, स्टोन के ऊपर हम हैमर से हथौड़े से चोट करें, वो टुकड़ों में टूट जाएगा, तो क्या होगा? उसकी शेप चेंज हो जाएगी, है ना। अब इसी तरीके से हम देखें तो चेंज इन पोजीशन। अगर दूसरा इफेक्ट हम देखें तो वो क्या हो सकता है? चेंज इन पोजीशन, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की अवस्था है उसमें चेंज आ सकता है। सपोज ये कर्सर मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, मैंने फोर्स लगाया, ये मूव हो गया इधर, है ना, तो इसकी पोजीशन क्या हो गई? चेंज हो गई। अभी क्या था? ये स्टेबल था, अब ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। दैट मीन्स मूवमेंट हो सकती है। मैं एक बुक को टेबल पर रखे हुए हूँ, मैंने उस पर फोर्स लगाया और उसको मैंने खिसका दिया, शिफ्ट कर दिया, तो दैट विल बी चेंज इन पोजीशन। हम गाड़ी चला रहे हैं, हम साइकिल चला रहे हैं, हमने पैडल मारा, हमने गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया, तो हमने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, दैट विल बी चेंज इन पोजीशन। क्लियर। इसी तरीके से हम देख सकते हैं चेंज इन डायरेक्शन, दिशा में चेंज हो सकता है। हम कैरम खेलते हैं, है ना, जब हम कैरम खेलते हैं तो हम स्ट्राइकर को स्ट्राइक करते हैं, हम फोर्स लगाते हैं, तो आप देखते हैं उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से जो मोशन है उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। यहीं पर जैसे हम स्लोप पर देखें, मान लीजिए एक स्लोप पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये लुढ़कता हुआ चला जा रहा है,
अगर मुझे इसको रोकना है तो क्या होगा, मैं इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगी और इसकी डायरेक्शन को, मतलब मैंने चेंज कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन में मैंने इसको खींचा तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी और यहीं पर रुक जाएगा, तो इसकी पोजीशन भी चेंज हो गई, डायरेक्शन भी चेंज हो गई, है ना। तो इस तरीके से जब फोर्स इम्प्लीमेंट होता है, फोर्स अप्लाई होता है, तो बहुत सारी चीज़ों में चेंज आ जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जगह मूवमेंट हो, पोजीशन में चेंज हो, शेप में चेंज हो या डायरेक्शन में चेंज हो। अब सपोज एक वॉल है, हम उस वॉल को धक्का लगा रहे हैं, फोर्स हम लगा रहे हैं ना, तो क्या वो दीवार टूट जाएगी? नहीं टूटेगी। भाई अंबुजा सीमेंट से बनी हुई है, कैसे टूटेगी, है ना। हम फोर्स लगा रहे हैं, क्या वो अपनी जगह से शिफ्ट हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स उस दीवार को तोड़ने के लिए या उसको मूव करने के लिए चाहिए, वो फोर्स हम नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के चेंज लाने के लिए, चाहे उसकी पोजीशन हो, चाहे उसकी शेप हो, चाहे उसकी डायरेक्शन हो, इन सब में चेंजेस लाने के लिए प्रॉपर अमाउंट, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स है, वो हमें ज़रूरी रहता है। और उस मिनिमम जो फोर्स हम उसको किस में मेज़र करते हैं, अभी हमने पढ़ा था न्यूटन के अंदर। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया। आगे आपको समझ में कि फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स की। तो जैसा भी मैंने आपको टग ऑफ वॉर के एग्जांपल से समझाया था कि एक जो हम किसी ऑब्जेक्ट के दोनों साइड अपोजिट डायरेक्शन में जब हम फोर्स लगाते हैं, अगर ये फोर्स इक्वल अमाउंट में है तो ये फोर्स क्या कहलाएंगे? बैलेंस्ड फोर्स। क्या कहलाएंगे? बैलेंस्ड। ठीक है, क्योंकि बैलेंस हो रहा है, ना ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, ना उधर, ना राइट में ना लेफ्ट में, कहीं नहीं जा रहा, वो स्टेबल है। क्यों? क्योंकि दोनों डायरेक्शन में जो फोर्स वो कैसा लग रहा है? इक्वल लग रहा है। अगर यहीं इस ऑब्जेक्ट को हम फोर्स लगाएं और ये एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए, ठीक है, तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक तरफ जो है फोर्स ज़्यादा लग रहा है और एक तरफ कम लग रहा है, इनकी दोनों डायरेक्शन के अंदर जो फोर्स है वो अनइक्वल है। तो इस कंडीशन में जो फोर्स होगा उसे हम क्या कह देंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ये तो फोर्स है दोनों किसके बेस पर? क्वांटिटी के बेस पर। ओके, क्वांटिटी, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी द फोर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर हम एक और टाइप अगर हम पढ़ना चाहें तो हम कह सकते हैं, जैसे कि हमने दो ऑब्जेक्ट्स की बात की है ना, तो दो ऑब्जेक्ट्स का इंटरेक्शन, तो उस बेस पर हम देखते हैं कि जो फोर्स होते हैं कौन कौन से होते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से होंगे? जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने के कारण फोर्स इम्प्लीमेंट हो रहा है, फोर्स जनरेट हो रहा है, अराइज हो रहा है, तो इन दैट कंडीशन द फोर्स विल बी नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। सपोज मैग्नेटिक फोर्स की हम बात करें, मैग्नेट से बचपन में हम बहुत खेले हैं, है ना। क्या करते हैं? मैग्नेट को हम देखते हैं कि ऑल पिन्स हैं या नेल्स हैं या कोई भी जो मेटालिक चीज़ है, आयरन की चीज़ें हैं, वो क्या करती है? उसको अपनी तरफ खींच लेती है ना, कांटेक्ट में ले आती है उसको। ठीक है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा हमारा गड़बड़ हो गया। मैग्नेट का हम यहाँ पर क्या कहेंगे? इसको हम नॉन कांटेक्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि जो मैग्नेट है वो दूर से ही अट्रैक्ट कर रही है उसको, है ना। तो चलिए दूसरा हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं दूसरा। जैसे मैकेनिकल फोर्स, अभी बाइसिकल का एग्जाम्पल मैंने लिया था, है ना। तो यहाँ पर अगर हम मैकेनिकल फोर्स की बात करें, मशीनरी है, अब हम साइकिल पर पैडलिंग कर रहे हैं, है ना, हम अपना मस्कुलर फोर्स जो है हम उस मशीन पर लगा रहे हैं, हम पेडल्स पर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जो साइकिल है वो आगे को बढ़ रही है। इसी तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स की हम बात करें, जो अभी साइकिल का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे साइकिल जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है, वो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जो नीचे सरफेस है और ये जो रोलिंग सरफेस है, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, है ना। मस्कुलर फोर्स की जैसे मैंने आपको कहा कि हम किसी भी चीज़ को लिफ्ट कर रहे हैं, तो हमने क्या किया? उस ऑब्जेक्ट को अपने हाथों में पकड़ा हुआ है, या फुटबॉल को हम किक कर रहे हैं, तो हमारी लेग से जो फोर्स है उस बॉल को टच कर रहा है, कांटेक्ट में है। सो ऑल दीज फोर्सेज आर नोन एज contact forces. Whenever objects are in contact, due to the contact of an object, the force generate are known as contact force. वहीं अगर हम non contact की बात करें, जहाँ पर फोर्स कांटेक्ट में आए बिना ही इम्प्लीमेंट होते हैं, अराइज होते हैं,
जैसे अभी मैंने आपको लिख के दिया था मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेट आपने देखा है कि दूर से ही जो मेटालिक चीजें हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, चाहे वो एक दूसरे के पास में बिल्कुल टच में नहीं हो, है ना। तो ये कैसा कहलाएगा? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम जानते हैं जो हमारी अर्थ है, हर कहीं जो है फोर्स लगा रही है ना। तो हम बिल्कुल उसके कांटेक्ट में तो नहीं है ना अर्थ के कोर में, लेकिन फिर भी क्या वो ग्रेविटेशन है। जैसे हमारे प्लैनेट्स की हम बात करें तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारी अर्थ पर हैं उनके मास के कारण कुछ ना कुछ जो है उनका क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो वो किसके कारण है? ग्रेविटेशन के कारण। अच्छा, यहीं पर आपको मैं एक टर्म और बताती हूँ, जैसे हम वेट कहते हैं। वेट एग्जैक्टली है क्या? वेट एग्जैक्टली ग्रेविटेशनल पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। देखिए एक एग्जांपल लीजिए, आप एक स्ट्रिप पर एक इलास्टिक को टाई कर दीजिए, वहीं पर आप इस इलास्टिक को अपने हाथों से खींचिए और वहीं आप थर्ड टाइम इस इलास्टिक के ऊपर एक हैवी स्टोन बांध दीजिए। क्या होगा? यहाँ पर ये बिल्कुल लटकी हुई है, यहाँ पर जब आप हाथ से इसको खींचेंगे, थोड़ी खींचेगी, यानी कि आपके हाथ से फोर्स लग रहा है, और वहीं जब आपने इसको एक वेट लगा दिया, तो इसको अगली कंडीशन में बताते हैं, जब आपने एक वेट लटका दिया तो क्या होगा? ये और भी ज़्यादा खिंच जाएगी। इसका मतलब ये जो भी है वेट जो भी हमने इसके ऊपर लगाया, इसने क्या किया? इसको खींचा। इसका मतलब ये जो वेट है इस इलास्टिक के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है। दैट मीन्स वेट इटसेल्फ इज अ फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ग्रेविटेशनल पुल है वही उसका क्या कहला रहा है? वेट कहला रहा है। एग्जैक्टली, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द वेट। क्लियर? हम जो कहते हैं ना हमारा वेट इतना केजी है, एग्जैक्टली दैट इज द मास। ठीक है, तो ये आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि मास और वेट में डिफरेंस क्या है। तो वेट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑन दैट ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशनल पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। और इसको भी हम किस में मेजर करेंगे? न्यूटन में ही करते हैं, ठीक है, न्यूटन। क्लियर? तो ये हो गए हमारे टाइप ऑफ फोर्सेस। हमने पढ़ा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड, और फिर हमने पढ़ा कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब हम बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर क्या होता है? देखिए आपने कभी देखा है, जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। देखिए जैसे एथलेटिक्स होते हैं, एथलेटिक्स जो होते हैं जब वो लॉन्ग जंप करते हैं या उनकी जंपिंग जो भी गेम्स होते हैं, उनके नीचे जो एक अलग तरह के गद्दे लगाए जाते हैं, है ना। तो वो गद्दे या मिट्टी क्यों लगाया जाता है? वो गद्दे लगाए जाते हैं ताकि वो जो जंप करके आ रहे हैं और उनकी स्पीड के कारण उनकी बॉडी के ऊपर जो चोट लगने वाली है वो कम हो। अब वो चोट क्यों लगेगी? क्योंकि जब कोई चीज़ जंप होकर किस तरीके से जाएगी उसमें क्या होगी? स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, और जब किसी सरफेस से वो टकराएगी तो क्या होगा? इन दोनों सरफेस के टकराने के कारण क्या डेवलप होगा? प्रेशर डेवलप होगा, और उस प्रेशर के कारण जो भी ऑब्जेक्ट है वो डैमेज हो सकता है, कोई भी बॉडी है वो हर्ट हो सकती है ना। तो इसीलिए इस प्रेशर को कम करने के लिए गद्दे लगाए जाते हैं, ताकि ये जो बॉडी जब जाएगी तो गद्दा थोड़ा सा नीचे धंसेगा और उसको टाइम मिल जाएगा वेलोसिटी कम करने का, और जैसे ही उस टाइम में वेलोसिटी कम होगी प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और प्रेशर कम होने के कारण जो चोट है वो कम लगेगी। तो प्रेशर क्या होगा? अगर हम प्रेशर की डेफिनेशन पढ़ें तो हम इसे कहेंगे थर्स्ट। थर्स्ट पर यूनिट एरिया। ओके, थर्स्ट भी हम क्या कहेंगे? दबाव, यानी कि जो भी फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी नॉर्मल टू इट्स सरफेस, यानी कि कोई भी बॉडी, ये बॉडी है, इसकी परपेंडिकुलर जो भी फोर्स काम कर रहा है नॉर्मल टू इट्स सरफेस, यानी कि परपेंडिकुलर। नॉर्मल मतलब कि अभिलंब, यानी कि जो सरफेस है इसके नॉर्मल के अकॉर्डिंग, यानी कि इसके परपेंडिकुलर जो भी फोर्स लग रहा है उसको ही हम क्या कह देते हैं? थर्स्ट कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यही थर्स्ट क्या है? प्रेशर एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज थर्स्ट पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। दैट मीन्स प्रेशर इक्वल्स टू थर्स्ट अपॉन एरिया, यानी कि पर यूनिट एरिया में जितना थर्स्ट लग रहा है वही क्या है? हमारा प्रेशर। और थर्स्ट क्या है? किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है उसी को हम क्या कह रहे हैं? थर्स्ट। इसका मतलब इस थर्स्ट की जगह हम प्रेशर लिख सकते हैं, काइंड का फोर्स ही तो है ये, तो P इक्वल्स टू F अपॉन A हम लिख सकते हैं। तो यहीं पर एक चीज और हमें समझ में आ रही है कि F इक्वल्स टू, अगर हम फोर्स को 1 यूनिट मान ले तो 1 अपॉन A,
और यहीं पर हम इसको लिख सकते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। इसका मतलब एरिया और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल को आप हिंदी में क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि अगर एक चीज ज्यादा हो रही है तो दूसरी कम हो रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर एरिया ज्यादा हो रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आई बात आपको समझ में? तो यहाँ पर अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं। अब देखिए, आपने देखा होगा, जैसे आप सपोज जैसे भी गद्दे का ही एग्जांपल हमने लिया, जब आप उसके ऊपर एक फ्लैट शूज या विदाउट शूज बेयर फुट आप खड़े होते हैं और वहीं आप हील्स पहनकर खड़े होते हैं, तो क्या होगा, जो हील्स वाला जो पोर्शन है वो क्या होगा, धंस जाएगा नीचे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हील्स जो है, ये हील अगर हम देखें, हील कुछ इस तरीके से होगी, तो ये एरिया, और यहीं अगर हम फ्लैट शू की बात करें तो ये एरिया ज्यादा है और ये एरिया कंपैरेटिवली कम है। तो हम जानते हैं जहां पर एरिया कम होगा वहां पर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, बिकॉज P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो यहाँ पर एरिया कम है तो प्रेशर क्या लगेगा, इसके ऊपर ज्यादा लगेगा, इसलिए ये चीज क्या होगी, नीचे धंस जाएगी। ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल हैं। देखिए, जैसे हम बैग्स उठाते हैं ना, हमारे बैग्स जो होते हैं उनकी स्ट्रिप्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, चौड़ी होती हैं, चौड़ी बनाई जाती हैं। और वहीं जो पतली स्ट्रिप्स के जो बैग्स होते हैं वो हमारे कंधों पर, हमारे शोल्डर्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं। इसलिए जो स्ट्रिप्स होती हैं, आपने देखा होगा, बैग्स की मोस्टली वाइड होती हैं, ब्रॉड होती हैं, चौड़ी होती हैं, ताकि एरिया ज्यादा हो जाएगा और जो बैग के कारण जो फोर्स हमारे शोल्डर्स पर लग रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नाइफ आप देखते हैं, नाइफ को हम देखते हैं ब्लंट और शार्प, है ना। जब शार्प होते हैं ब्लंट, वो चीजों को बड़े अच्छे से, बड़ी फास्टली वो कट कर पाते हैं, लेकिन वहीं जो ब्लंट नाइफ है उन पे हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो शार्प नाइफ होंगे, जो उसके एजेस होंगे वो कम सरफेस कवर करेंगे, और वहीं जो ब्लंट नाइफ होंगे वो कंपैरेटिवली ज्यादा सरफेस कवर करेंगे। देखिए, अगर देखें हम तो ब्लंट और शार्प नाइफ में हमें बहुत ज्यादा डिफरेंस ऐसे नजर नहीं आएगा, लेकिन जो एरिया वो कवर कर रही हैं, जो कटिंग सरफेस है, जो कट होने वाली सरफेस है, उस पर जो एरिया वो कवर कर रही हैं वो कंपैरेटिवली डिफरेंट हो जाएगा। ब्लंट जो सरफेस होगी वो ज्यादा एरिया कवर करेगी और जो शार्प सरफेस है वो कम एरिया कवर करेगी। इसलिए जो प्रेशर है वो शार्प में क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि एरिया क्या है, कम, और हमारे हाथ से जो प्रेशर ज्यादा लगेगा इसकी वजह से वो चीजें इजीली कट हो पाएंगी। ठीक है, आप जो रेयर व्हील्स देखते हैं, जो ट्रैक्टर्स के आपने देखा होगा, वो ब्रॉड व्हील्स होते हैं, या जो ट्रॉलर्स होते हैं उनमें 2-2 व्हील्स लगे होते हैं। वो क्यों होते हैं? ताकि जो ट्रक का जो लोड है, उसका जो प्रेशर आ रहा है वो क्या हो जाए, ज्यादा सरफेस पर जाए, और ज्यादा सरफेस पर आने के कारण जो सड़क पर जो है उसका प्रेशर कम हो जाए। वहीं रेलवे ट्रैक्स की जब हम बात करते हैं, रेलवे ट्रैक्स पर आपने देखा होगा वो बीच बीच में उनके रेलवे ट्रैक पर क्या लगे थे, स्लीपर्स लगे होते हैं। तो वो वाइड स्लीपर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उस जो वेट आ रहा है, जो प्रेशर आ रहा है रेलवे का जो लाइंस के ऊपर, ट्रैक के ऊपर, उसको घेर अपने ऊपर ले लेते हैं, और जो सरफेस ज्यादा होने के कारण वो प्रेशर कंपैरेटिवली कम हो जाता है। ठीक है, जैसे एलिफेंट के लेग्स हैं जो हैं वो ज्यादा होने के कारण प्रेशर क्या करते हैं, जो ज्यादा एरिया हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कैमल के जो फुट होते हैं वो भी हमने देखा है ब्रॉड होते हैं, तो वो रेत के अंदर धंसते नहीं है। क्यों नहीं धंसते हैं? क्योंकि वो प्रेशर ज्यादा नहीं डालते, क्योंकि जो फुट का एरिया है वो ज्यादा होगा। हमारे पैर बल्कि वहां पर फिर भी धंस जाएंगे, लेकिन उनका जो पैर है वो क्या होगा, ज्यादा एरिया कवर करेगा, इसलिए प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर ये सारी चीजें आई थिंक आपको अलग अलग एग्जाम्पल से समझ में आ गई होंगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जो एरिया होगा वो प्रेशर को डिसाइड करेगा। एरिया ज्यादा होने पर प्रेशर कम हो जाएगा। अब जो हम यूनिट की बात करें, ये तो एग्जाम्पल से अलग अलग हमने समझ लिया, तो क्या होगा, जो प्रेशर को हमने पढ़ा, प्रेशर इक्वल्स टू हमने पढ़ लिया फोर्स अपॉन ए। अब फोर्स हम जानते हैं किस में जाता है, न्यूटन में, और एरिया हम जानते हैं मीटर स्क्वायर में, है ना। तो इसको ओवरऑल हम क्या कह देते हैं, पास्कल। क्लियर? पास्कल, दैट मीन्स न्यूटन मीटर
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में। एरिया को हम किस में करते हैं? मीटर स्क्वायर में। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या ओवरऑल अगर हम कहें तो इसे हम कह सकते हैं पास्कल। ठीक है, तो इसको हम किस में मेजर कर लेते हैं? पास्कल के अंदर। क्लियर? अब प्रेशर की जब हम बात कर रहे हैं तो हम मैटर स्टेट हम पढ़ते हैं कि हमारी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों स्टेट्स होती हैं। तो ये तीनों ही जो स्टेट्स हैं वो क्या करती हैं? प्रेशर जनरेट करती हैं। और साथ ही साथ हम हमारे एटमॉस्फेयर, जब हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हम बात करते हैं, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो भी, मान की हवा है, वहाँ पर गैसेज हैं अलग अलग, तो ये भी क्या कर रही हैं? प्रेशर जनरेट करती हैं, एक्सर्ट करती हैं। तो इसको हम क्या कह देते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? अब ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको हम किस में मेजर करते हैं? बैरोमीटर में। क्लियर? बैरोमीटर में इसको हम मेजर करते हैं। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर। और ये जो बैरोमीटर है क्या करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, ये हम पढ़ चुके हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? जैसे स्ट्रॉ पाइप, हम जैसे अपनी जियोग्राफी की क्लासेस अगर आपने अटेंड की हो तो वहाँ पर आपने देखा होगा जो हवाएं हैं वो कौन से प्रेशर, लो टू हाई प्रेशर मूव करती हैं, है ना। या इसमें आप देखोगे तो किस तरीके से मूवमेंट होती है एयर्स की, हाई टू लो या लो टू हाई, वो आपस में जाकर के आप पूरा डिटेल देखें। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से हवाएं जो है वो मूव करती हैं। तो जैसे सिरिंज की हम बात करें, उसको सिरिंज को खींचते हैं, उसके अंदर फिर हम दवाई डालते हैं। या वैक्यूम क्लीनर की हम बात करें, बाइसिकल पंप की हम बात करें, वहाँ पर इन सब जगहों पर हम किसको यूज़ करते हैं? इसी टेक्निक को हम यूज़ करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम यूज़ करते हैं। अब फ्लूइड्स के अंदर हम देखें, जितने भी फ्लूइड्स हैं वो भी क्या करते हैं? प्रेशर जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। फ्लूइड्स क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस which are having ability to flow। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड फ्लूइड प्रेशर। और इसको जो फ्लूइड जो प्रेशर जनरेट करते हैं उसको हम मेजर करते हैं मैनोमीटर से। ध्यान रखिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बैरोमीटर से मेजर करते हैं और जो फ्लूइड्स हैं उनको हम मैनोमीटर से हम प्रोड्यूस करते हैं। और जो प्रेशर जो लिक्विड्स के थ्रू जो लगता है वो किस पर डिपेंड करता है? डेंसिटी के ऊपर। ठीक है, ये आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से डेंसिटी कम या ज़्यादा होती है, किस तरीके से जो ऑब्जेक्ट है फ्लोट करते हैं, तैरते हैं या डूब जाते हैं, वो क्यों होते हैं? इसी डेंसिटी के कारण। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे अगर मान लीजिए कोई चीज़ पानी में डूब रही है, इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है डूबने वाला वो हैवी है, अगर हम आम भाषा में कहें तो। लेकिन वो क्या कर रहा है? वो प्रेशर डाल रहा है और उसका प्रेशर जो है वो ज़्यादा है बॉयंट फोर्स से। ठीक है, तो चलिए अभी हम इस चक्कर में नहीं पड़ते। जो फ्लूइड का जो फोर्स है वो डेंसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, और इसको हम किससे मेजर करते हैं? मैनोमीटर से। अभी आपको यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना है। और जो ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर है, यहाँ पर हम एक पास्कल्स लॉ और थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। पास्कल्स लॉ क्या है? ये पास्कल्स लॉ, पास्कल का नियम, दैट प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इन इक्वल मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शन थ्रू एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। अगर एक फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो इसके द्वारा जो भी फोर्स लगाया जाएगा वो सभी डायरेक्शन में इक्वली लगाया जाएगा। यही पास्कल का नियम है। ठीक है, और पास्कल के लॉ को हम और कहाँ, जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक्स आपने पढ़ा है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स में हम इनको यूज करते हैं। और हाइड्रोलिक प्रेस जो है वहां पर भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो हम बात कर रहे हैं प्रेशर की लिक्विड्स के द्वारा। क्लियर? और इसी तरीके से प्रेशर जो गैसेस होती हैं इनमें भी प्रेशर होता है। जैसे हम एलपीजी ही पढ़ते हैं ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। हमने सीएनजी पढ़ा है। सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि इसको कंप्रेस किया जाता है, प्रेशर डाला जाता है नेचुरल गैस के ऊपर और इसको सिलेंडर्स में भर दिया जाता है। क्लियर? तो ये सब हो गई हमारे जो है प्रेशर। क्लियर? अब जैसे लिक्विड का ही एक और एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे आप एक बैलून लीजिए। ठीक है, उस बैलून के अंदर जब आप पानी भरते हैं तो वो बैलून क्या करता है? वो फूलने लगता है। इसका मतलब जो लिक्विड है, जो पानी है, वो उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, जिसकी वजह से वो फूलता हुआ हमें नजर आ रहा है। इसका मतलब जितनी भी चीजें हैं वो क्या कर रही हैं? प्रेशर लगा रही हैं। वेदर दीज आर लिक्विड, दीज आर गैसेज और दीज आर सॉलिड। क्लियर? सॉलिड की हम बात करें तो जैसे हम नेल को दीवार के अंदर लगाते हैं तो हम हथौड़े से उस पर चोट करते हैं, दैट मीन्स सॉलिड जो उसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है।
ठीक है, तो ये सब चीज़ें आ गई हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि जो जैसे हम डैम्स की बात करते हैं, अच्छा यहाँ पर अच्छा एग्जाम्पल ध्यान में आ गया है, डैम्स बने होते हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा इनकी दीवारें जो हैं बॉटम में गहराई में चौड़ी होती है और ऊपर आने पर क्या होती जाती हैं, पतली होती जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गहराई में जो है, जो पानी होगा, जो वाटर है, वो क्या कर रहा है, इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगाता है, और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वैसे भी अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि जो ऊपरी सतह है वो पानी की कैसी होती है, लेस डेंस होती है, नीचे वाली जो सतह है वो डेंसर ज़्यादा होती है। तो जो चीज़ डेंस ज़्यादा होगी प्रेशर क्या लगाएगी, ज़्यादा लगाएगी, है ना। तो इसी वजह से जो नीचे की जो दीवार है वो बहुत मजबूत बनाई जाती है, ताकि जो पानी का प्रेशर आएगा उससे इसको कोई नुकसान ना पहुंचे, और जो ऊपर ऊपर वाली जो लेयर्स हैं वो कंपैरेटिवली पतली बनाई जाती हैं। इसी तरीके से जो डाइवर्स हैं वो मेटालिक कवर पहने होते हैं, आपने ध्यान दिया हो, इमेजेस में देखा हो, टीवी में देखा हो, तो कि जैसे जैसे पानी की गहराई में जाते हैं जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और कितना इंक्रीज हो जाता है, देखिए 10 मीटर गहराई में जाने पर 1 एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और इससे ज़्यादा जो अगर प्रेशर कम हो जाए तो वो हमारे लिए अनबियरेबल हो जाता है, हम उसको बेयर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अच्छा यहीं पर जो हम थर्स्ट की बात कर रहे थे, अब धीरे धीरे एग्जांपल्स माइंड में आ रहे हैं। आपने देखा होगा जब हम घड़ा उठाते हैं या वेट उठाते हैं, आपने मजदूरों को देखा होगा डेली वेजेस पर जो काम कर रहे हैं, या घर में भी आपने देखा होगा कभी जब हमें सर के ऊपर कोई चीज़ उठानी होती है तो हम एक कपड़े को रोल करके इस तरीके से हम अपने सर पर रख लेते हैं, या जब घड़ा उठाते हैं तो आप उसे इडुनी कहते हैं मेरे ख्याल से, है ना, तो वो आप अपने सिर के ऊपर रख लेते हैं। इससे क्या होता है, क्योंकि जो सपोज ये घड़ा है हमारा, ये इतना सा जो सरफेस है हमारे कांटेक्ट में आएगा, लेकिन वहीं जब हम इडुनी रख देते हैं तो ये पूरा एरिया हमारे सिर का कवर हो जाता है, यानी कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने पर प्रेशर हमने पढ़ा है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस तरीके से जो दबाव आएगा हमारे सर के ऊपर वो क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। तो चलिए ये आज का चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। फोर्स हमने पढ़ा कि फोर्स एक्चुअली है क्या, कितने टाइप का है, डायरेक्शन क्या है, और इसके इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। फिर हमने प्रेशर को पढ़ा, और प्रेशर के हमारे डेली लाइफ के अंदर जो अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं उनको भी हमने पढ़ा। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई टर्म, कोई एग्जाम्पल, कोई भी आपको टॉपिक क्लियर यहाँ पर नहीं हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट करें, और अगले वीडियो के इंतज़ार करें। कीप वॉचिंग, थैंक यू।